हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आपका फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में सीखा था अबाउट वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉज। आज की क्लास में हम सीखेंगे अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। हम आज ये सीखेंगे कि किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। आज की पूरी क्लास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड रहेगी एंड थ्योरी के बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। अगर एक बॉडी पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाए, अगर एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए, इन दैट केस we say the body is in translational equilibrium। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल बैलेंस। इक्विलिब्रियम ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है एंड यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि सभी के सभी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर गए, मतलब सभी के सभी फोर्सेस मिलकर के फाइनली 0 रिजल्टेंट को फॉर्म कर रहे हैं। और उस कंडीशन में यह कहा जाता है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और क्योंकि हम ये जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कि किसी भी बॉडी पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी का मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है, तब इस केस में क्योंकि बॉडी पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, बॉडी की एक्सीलरेशन भी 0 होनी चाहिए। तो यहां पर हम इस बात को भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, वह बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये बात बिल्कुल कंक्लूड किया जा सकता है। और अगर किसी बॉडी की एक्सीलरेशन 0 है, तब उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? डेफिनेटली उस केस में उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब हम ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा, अगर कोई बॉडी सेम मैग्नीट्यूड के साथ सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते जा रही है, इन दैट केस ऑल्सो द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए कई बातें कह सकते हैं। हम पहली बात यह कह सकते हैं कि उस कंडीशन में बॉडी पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी पे जो सभी फोर्सेस का समेशन 0 था, उसके कारण बॉडी की एक्सीलरेशन भी 0 होगी। और हम ये बात भी कह सकते हैं क्योंकि बॉडी की एक्सीलरेशन 0 है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब अगर एक बॉडी रुकी हुई है, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, तो वो 0 ही मेंटेन रहेगी। मतलब बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, बॉडी को कंटिन्यूअसली रेस्ट में बने रहना चाहिए। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है, तब उसी नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करते रहना चाहिए। बॉडी की वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। तो आपके स्टडी टेबल पे रखी हुई एक बुक डेफिनेटली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली सेम है, दैट इज 0। और आप बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके स्टडी टेबल पे रखी हुई बुक अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, तब वह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप स्कूटी चला रहे हो और आपकी स्कूटी की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी स्कूटी एंड आप दोनों ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। आप पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो 0 होगा। और इस तरीके से हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। मैंने अभी आपको जो भी बातें बताई उन सभी बातों को मैंने पहले लिख दिया है और मैं आपको समझा देता हूं। सो व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड इन दैट केस हमने क्या कहा कि जो बॉडी की एक्सीलरेशन होगी वो भी 0 होगी। तो अगर किसी बॉडी पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है,
तब वह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। वेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। आप किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जनरली उन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वेक्टर्स का। तो जनरली जब भी हम टू डायमेंशन में डील करते हैं, हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इससे हमारा जो प्रॉब्लम है बहुत आसान हो जाता है। हम काफी सिंपल वे में हमारी प्रॉब्लम को जज कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। और इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तब आप अगर सारे फोर्सेस की दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग अगर कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तब उस केस में दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग भी सभी के सभी कंपोनेंट का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि अगर मैं एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह लूं और दूसरे को वाई एक्सिस, तब एक्स एक्सिस के अलोंग सभी के सभी फोर्सेस की जो कंपोनेंट होंगी उनका भी वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। एंड सिमिलरली सभी के सभी फोर्सेस की वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगी उनका भी वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। आप बिल्कुल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। आप एक्स एक्सिस के अलोंग सभी कंपोनेंट का वेक्टर सम जीरो ले पाएंगे, सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग भी सभी फोर्सेस के कंपोनेंट को जीरो ले पाएंगे, और इस तरह से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आखिरी बात जो मैंने कही कि इस केस में या तो बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, और इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे हम पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। पहला सवाल है फाइंड T1, T2 एंड T3। अब सिचुएशन में देखिए कि एक बॉडी है और इस बॉडी को हमने इस पर्टिकुलर वे में यहां पर हैंग किया हुआ है, और हमको बताना है कि यहां पे जो तीन स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं उनमें रहने वाले टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। और क्योंकि इस बॉडी को हमने स्ट्रिंग्स की मदद से इस तरह से हैंग किया हुआ है, तब ये बॉडी ऑब्वियसली रुकी हुई रहेगी, रेस्ट में बनी रहेगी, और इस कारण से यह बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। हम ऐसा बिल्कुल कंक्लूड कर पाएंगे। आप खुद सोचिए ना, ये बॉडी मूव करेगी कैसे, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स हैं वो तो रिजिड सरफेस से बंधी हुई हैं, तब इस बॉडी का मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए यहां पे बिल्कुल कंक्लूड किया जा सकता है दैट दिस बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और हमें यह बताना है कि उस केस में T1, T2, T3 की वैल्यूज क्या होंगी। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए इस बॉडी की हम पहले बात करते हैं। अब इस बॉडी पे आप बताइए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉज में ये सिखाया था कि हम न्यूटन्स लॉ को टोटल 4 बेसिक स्टेप्स में हम अप्लाई करते हैं, जिसमें पहला स्टेप था डिसाइड द सिस्टम, सेकेंड थी आइडेंटिफाई द फोर्सेस, थर्ड थी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एंड फोर्थ थी राइट इक्वेशंस एंड सॉल्व। तब उस हिसाब से अगर मैं इस मास को, इस बॉडी को एक सिस्टम मान के चलूं, तो आप आइडेंटिफाई करिए इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहली फोर्स हमारी ग्रेविटी लगा रही होगी, एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू mg। एंड दूसरी फोर्स इस स्ट्रिंग में डेवलप्ड टेंशन होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रही होगी। और क्योंकि मेरी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तब इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, डेफिनेटली जीरो। तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं T1 जो कि अपवर्ड है माइनस mg क्योंकि ये डाउनवर्ड है, इक्वल टू नेट फोर्स विच मस्ट बी जीरो। तब उस हिसाब से अगर मैं बात T1 की करूं तो T1 की वैल्यू हो जाएगी mg, और इससे मुझे पहला आंसर मिल गया। अब मुझे यह भी बताना है कि T2 एंड T3 की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तब इस केस में देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। मैं काम करता हूं, इस T2 टेंशन की मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की तरफ कंपोनेंट ले लेता हूं और प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। देखिए कितना आसान हो जाएगा। एक कंपोनेंट T2 की आएगी राइट की तरफ
और एक और कंपोनेंट आएगी ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हमारी सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल मान सकता हूं। एंड इन दैट केस जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, तब उस हिसाब से इस एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री हो जानी चाहिए। तब T2 की जो राइटवर्ड कंपोनेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू T2 cos 30, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड में आ रही है दैट विल बी इक्वल टू T2 sin 30। जिस तरफ हमें एंगल की जानकारी होती है उस तरफ के कंपोनेंट में हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है उसमें sin थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। तब इस हिसाब से मैंने टी को रिजॉल्व कर दिया, और जो टेंशन T3 है वो ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ ही होगी। तब इस केस में आप अब इस पॉइंट को जज करिए, ये पॉइंट भी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका ये मतलब है इस पॉइंट के लेफ्टवर्ड में जितना फोर्स होना चाहिए राइटवर्ड में भी एग्जैक्टली उतना फोर्स होना चाहिए, और इस पॉइंट के अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इस पॉइंट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होना चाहिए। मैं इस सेंट्रल पॉइंट को कंसिडर करके अपनी बात को कह रहा हूं, और उस हिसाब से मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो T3 की वैल्यू होगी इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री, जिसको मैं आगे ऐसा भी लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट T3 इक्वल्स टू T2 इंटू cos 30, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक, तो यहां पर मुझे एक इक्वेशन और मिल गई। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं कि T2 sin 30 ऊपर की तरफ है, एंड नीचे की तरफ देखूं तो कौन है, नीचे की तरफ इस पॉइंट के लिए टेंशन T1 है, तो यहां पर मैं T1 लिख सकता हूं। इंप्लाइज दैट T2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू T1, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी mg निकाल के रखा हूं, तो यहां पर मैं mg लिख सकता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेंशन T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द आंसर विल बी 2mg, और इस तरह से मुझे T2 की वैल्यू मिल गई। और क्योंकि मुझे अब T2 की वैल्यू मालूम है, मैं T3 की वैल्यू बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकता हूं। तब उस हिसाब से T3 की वैल्यू हो जाएगी T2 इंटू √3/2, तो T2 की जगह में लिख देता हूं 2mg इंटू √3/2। 2 एंड 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा √3 टाइम्स mg। तब इस तरीके से मुझे T1 की वैल्यू भी मिल गई, T2 की वैल्यू भी मिल गई, एंड T3 की वैल्यू भी मिल गई। और आप देख सकते हैं हमारा आंसर mg 2mg एंड √3mg है। और इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और है जिसे हम लेमिस थ्योरम कहते हैं, एंड तीन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में रहने के दौरान हम लेमिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, और यहां पर बिल्कुल लेमिस थ्योरम को भी अप्लाई किया जा सकता है। किस तरह से हम लेमिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, अगर तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में हैं तब उस केस में लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, और अप्लाई करने का तरीका एक बार आप समझिए, फिर मैं इस प्रॉब्लम को आपको लेमिस थ्योरम की मदद से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं तीन वेक्टर्स हैं ए, बी एंड सी। सपोज ए के अपोजिट में रहने वाला एंगल अल्फा है, बी के अपोजिट में रहने वाला एंगल बीटा है, एंड वेक्टर सी के अपोजिट में रहने वाला एंगल मान लेते गामा है। इन दैट केस लेमिस थ्योरम कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन साइन गामा। इसी को लेमिस थ्योरम कहते हैं, एंड इसको लॉ ऑफ साइन भी कहते हैं। और इस थ्योरम की मदद से भी आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। यहां पर देखा जाए तो इस पॉइंट के अबाउट में टोटल तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, T1 नीचे की तरफ, T3 लेफ्ट की तरफ, एंड T2 इस स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट कर रहा है। तब यहां पर भी हम डेफिनेटली लेमिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। लेमिस थ्योरम को यूज करने के लिए सबसे पहले हम अल्फा, बीटा एंड गामा की क्या क्या वैल्यूज होंगी यहां पर पहले वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, अल्फा, बीटा एंड गामा की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तब इस केस में T1 के अपोजिट में रहने वाले एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, T2 के अपोजिट में रहने वाले एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं,
एंड T3 के अपोजिट में रहने वाले इस एंगल को मैं गामा मान लेता हूं। तो आप पहले बताइए गामा की क्या वैल्यू होगी। तो डेफिनेटली इस एंगल को हमने 30 डिग्री कहा था और ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री। बीटा की वैल्यू तो एकदम इजीली विजिबल है, दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, तो क्योंकि तीनों एंगल का समेशन 360 डिग्री होना चाहिए, तब इस केस में 120 एंड 90 मिलकर के हो गया 210 डिग्री। सो 360 माइनस 210 करूंगा तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज कमिंग टू बी 150 डिग्री। और इस तरह से मुझे अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज मिल चुकी है। अब मुझे यहां पर सबसे पहले ये बात भी क्लियर कर लेनी है कि T1 की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली mg के बराबर होगी, क्योंकि ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में थी, जितना डाउनवर्ड फोर्स था उतना ही अपवर्ड होना चाहिए। तो T1 को लेकर के हम श्योर हैं कि T1 की वैल्यू यहां पर mg ही होगी। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम के लिए लेमिस थ्योरम को लगाते हैं। तो देखिए क्या होगा यहां पर, तो T1 के अपोजिट में एंगल रहने वाला कितना है 150, T2 के अपोजिट में रहने वाला एंगल है 90 एंड T3 के अपोजिट में रहने वाला एंगल है 120। तो चलिए फटाफट लेमिस थ्योरम को अप्लाई करें। तो मैं लिख सकता हूं T1 अपॉन साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू T2 अपॉन साइन 90 विच इज ऑल्सो इक्वल टू T3 अपॉन साइन 120। तो जो भी हमने ऑब्जर्व किया उस तरह से हमने वैल्यूज को यहां लिख दिया। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूं तो मुझे डायरेक्टली T2 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो T1 पहले ही क्लियर था, इट इज इक्वल टू mg। साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1। तब उस हिसाब से T2 की वैल्यू निकालना हो तो मुझे 1/2 का रेसिप्रोकल कर देना चाहिए एंड वैल्यू विल बिकम 2mg। तो इससे मुझे T2 की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं या फिर इन दोनों को इक्वल करूं तो मुझे T3 भी मिल जाना चाहिए। तब चलिए मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वल करता हूं। तब क्या लिख सकते हैं हम, T2 की वैल्यू आ गई हमारी 2mg, साइन 90 की वैल्यू है 1 इक्वल टू T3 अपॉन साइन 120 एंड साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। सो इंप्लाइज दैट T3 विल बी इक्वल टू 2mg इंटू √3/2। तो 2 and 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली आंसर मिल जाएगा मुझे √3mg। तो आप देख सकते हैं वही आंसर हमें वापस से मिल गया। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है फाइंड T1 एंड T2। इस सवाल में हमें टेंशन T1 एंड T2 की वैल्यूज बतानी है। अगेन आप यहां पर देखिए, ये जो बॉडी है, क्या इस बॉडी में मूवमेंट आ सकती है क्या? आप इस सिचुएशन को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, क्या इस बॉडी में मूवमेंट होना पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। ये बॉडी मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जो बॉडी है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग जा करके हमारी यहाँ पे एक रिजिड सरफेस से बंधी हुई है। एंड ऑल्सो जो मेरी पुली है वो दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स के थ्रू सीलिंग के साथ लगी हुई है, और इस कारण से यहाँ पर न पुली का मूवमेंट अलाउड है न इस बॉडी का मूवमेंट अलाउड है, और इसीलिए जो मेरा सिस्टम है यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही या फिर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, उस पर एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस मिल करके डेफिनेटली जीरो हो जाएंगे, जीरो रिजल्टेंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो ऑब्वियस बात है कि जो पहली फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल होगी एंड 100 न्यूटन के फोर्स के साथ ग्रेविटी इस बॉडी को, अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रही है। अब इस बॉडी को नीचे जाने से रोकने के लिए इस स्ट्रिंग में एक टेंशन का डेवलपमेंट होगा, और उस टेंशन को मैं मान लेता हूं T। तो क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, T की वैल्यू डेफिनेटली 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। यहां पर एक बात तो परफेक्टली क्लियर है। अब मैं बात करता हूं पुली की। लेट अस डिफाइन इक्विलिब्रियम ऑफ पुली, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पुली पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला फोर्स इस
स्ट्रिंग के थ्रू डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स T1 इधर लग रहा है और एक और फोर्स T2 इस तरफ लग रहा है, तब डेफिनेटली इन तीनों फोर्सेस का सम भी कितना हो जाना चाहिए, डेफिनेटली जीरो हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस पुली पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है। और आप एक्साइटमेंट में आंसर मत देना, आप सोच समझ करके आंसर देना कि इस पुली पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है। आपके मन में लगता होगा कि आंसर 100 न्यूटन है, बट द आंसर विल बी 200 न्यूटन। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इस पुली को कवर करते हुए नीचे जा रही है और इस स्ट्रिंग के दोनों पार्ट में लगने वाला टेंशन 100 न्यूटन एंड 100 न्यूटन होगा, और इसीलिए जितना टेंशन स्ट्रिंग के राइट पार्ट में एक्ट करता हुआ आपको ऑब्जर्व हो रहा है, उतना ही टेंशन स्ट्रिंग के लेफ्ट पार्ट में भी एक्ट होता हुआ हमको यहां ऑब्जर्व होगा। एंड टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो T प्लस T 2T हो जाएगा। दैट मीन्स 100 प्लस 100 200 न्यूटन हो जाएगा। और इसीलिए जो मेरी पुली है उस पे टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है वो 100 न्यूटन नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और वही स्ट्रिंग यहां से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो टोटल नीचे की तरफ 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। अब T1 इधर है, T2 इधर है, जिसको मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। तो ये हो गया मेरा T1 और यहां पर हो गया हमारा फोर्स T2। डन। अब चाहे तो आप इस प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप लेमिस थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप जैसा चाहें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से सॉल्व करना सिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर हम T1 एंड T2 को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करके हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। मुझे दो इक्वेशंस की क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि मेरे पास दो अननोन हैं, और जितने अननोन्स होते हैं आपके पास, आपको उतनी ही इक्वेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि मेरे पास यहां पर दो अननोन्स हैं, मैं दो इक्वेशंस लिखना चाहता हूं। तो एक इक्वेशन लिखूंगा मैं हॉरिजॉन्टली और दूसरी लिखूंगा मैं वर्टिकली। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो T1 की यहां पर दो कंपोनेंट्स आएंगी, एक लेफ्टवर्ड और एक अपवर्ड। अब क्योंकि ये एंगल यहां पे हमें 60 डिग्री गिवन है, तो डेफिनेटली अल्टरनेट एंगल ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। तब इस केस में ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली 60 डिग्री है। तो T1 की जो लेफ्टवर्ड कंपोनेंट होगी वो हो जाएगी T1 cos 60 एंड अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगी T1 sin 60। सिमिलरली क्योंकि ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, इस एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री होना चाहिए, अगेन अल्टरनेट एंगल। तब उस हिसाब से क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो T2 की जो राइटवर्ड कंपोनेंट होगी वो हो जाएगी T2 cos 30 एंड एक अपवर्ड कंपोनेंट भी आ रही है जो कि हो जाएगी हमारी T2 sin 30। और इस तरीके से मैंने T1 एंड T2 को रिजॉल्व कर लिया है। अब क्योंकि सिस्टम का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी सभी फोर्सेस जीरो होने चाहिए एंड वर्टिकल के अलोंग भी सभी फोर्सेस मिल करके जीरो होने चाहिए। और इसीलिए मैं पहले लिखता हूं वर्टिकल के अलोंग। तो वर्टिकल के अलोंग पुली पे नेट अपवर्ड फोर्स कितनी दिखाई दे रही है आपको? डेफिनेटली इट इज इक्वल टू T1 sin 60 प्लस T2 sin 30। और नीचे की तरफ कितना फोर्स आपको दिख रहा है? नीचे की तरफ है हमारा 200 न्यूटन। सो माइनस 200 इज डेफिनेटली इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सभी फोर्सेस के कंपोनेंट का वेक्टर सम हो गया 0। और इससे मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं T1 इंटू √3/2 प्लस T2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 इक्वल्स टू 200। फाइनली इसे लिख सकते हैं √3 T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 400। मैंने डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन लेकर के RHS की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ रहने वाला फोर्स कितना दिखाई दे रहा है आपको? इट इज इक्वल टू T1 cos 60। राइट की तरफ जो है वो कितना है? T2 cos 30। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव लूंगा तो इसे मुझे नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है और इनका भी वेक्टर सम मिल करके होना चाहिए 0। अब उस हिसाब से T1 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस T2 इंटू
√3/2 डेफिनेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव टर्म को RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं एंड 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देता हूं, तो फाइनली मुझे मिल जाएगी T1 की वैल्यू विच इज कमिंग टू बी √3 इंटू T2। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दें तो मुझे T1 T2 दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी, और उसे सॉल्व करने के लिए मैं नीचे की स्पेस को यूज कर रहा हूं। तो अब देखिए मैं T1 की वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो T1 की जगह में कितना डाल दूंगा, √3 T2। √3 ऑलरेडी है एंड √3 T2 में और पुट करूंगा, तो √3 इंटू √3 विल बिकम 3 T2 प्लस T2 कितना हो गया, दैट इक्वल्स टू 4 T2 विच इज कमिंग टू बी 400। सो फाइनली T2 की वैल्यू आ जाएगी 400/4 दैट इक्वल्स टू 100 न्यूटन। मुझे एक आंसर मिल गया। एंड T1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, तो T2 की जगह में आप डाल दीजिए 100, सो आंसर विल बी 100√3 न्यूटन। और आप आंसर चेक करिए, डेफिनेटली हमारा आंसर एकदम सही है। T1 की वैल्यू 100√3 न्यूटन एंड T2 की वैल्यू 100 न्यूटन आएगी। और इस तरीके से हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। हमारा तीसरा प्रॉब्लम है द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट रेस्ट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस सवाल में जो यहां पर आपको बॉडी दिख रही है ये रेस्ट में है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो पूछ रहा है कि उस कंडीशन में स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको दो फोर्सेस तो दिखाई दे रहे हैं, एक फोर्स स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है, दूसरी फोर्स हमने राइट की तरफ लगाया हुआ है। एक फोर्स और है जिसको आप बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकते, और वो फोर्स कौन सी है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली आप ग्रेविटी को कहां लेके जाओगे, वो तो एक्ट करेगी ही। तो mg अमाउंट का फोर्स नीचे की तरफ भी डेफिनेटली लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी। और अब कह रहा है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम मिल करके कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी 0। और यहां पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच लगाता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, मतलब इनमें से किसी भी दो को तीसरा बैलेंस कर रहा होगा। मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि T एंड F का जो भी रिजल्टेंट होगा वो mg से बैलेंस हो रहा होगा, mg एंड F का जो भी रिजल्टेंट होगा वो T से बैलेंस हो रहा होगा, एंड T एंड mg का जो भी रिजल्टेंट होगा वो F से बैलेंस हो रहा होगा। इनमें से कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के थ्रू बैलेंस हो जाना चाहिए, देन ओनली यहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो क्योंकि मुझे टेंशन बताना है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर रहने वाली टेंशन की जो भी मैग्नीट्यूड होगी वो F एंड mg के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए एंड डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए। अब उस हिसाब से मैं इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात कर लेता हूं। तो क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का टेल कोइंसाइड कर रहा है, तब मैं यहां पर पैरेललोग्राम लॉ की मदद से वेक्टर सम निकाल सकता हूं, और उस हिसाब से यहां पर जो आपको एक डायगोनल ऑब्जर्व होगी वही हमारा रिजल्टेंट होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट R निकालने का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच में रहने वाले एंगल की वैल्यू होती है। तब इस केस में एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, तब इनके बीच में रहने वाला एंगल थीटा कितना हुआ, दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो यहां पर जो रिजल्टेंट है वो R हो जाएगा √a² प्लस b²। तो डेफिनेटली मैं यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है R वो T के साथ बैलेंस हो रहा है, मतलब T की वैल्यू इस R की वैल्यू के साथ इक्वल होनी चाहिए। सो रिजल्टेंट R की जगह में मैं T लिख सकता हूं विच मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ mg एंड F। तो यहां पर A की जगह में mg की वैल्यू पुट कर दूं तो यहां पे mg² हो जाएगा, एंड B की जगह में मैं F लिख देता हूं। तब उस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया √m²g² प्लस f², और यही सवाल का एकदम सही जवाब है। इससे हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ। हमारा चौथा प्रॉब्लम है फाइंड द फोर्स F नीडेड टू कीप द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम। हमें यह बताना है
कि इस केस में कितना फोर्स हम लगाएं कि हमारा ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब वो रेस्ट में बना रहे। इसका ये मतलब है कि इस बॉडी पे एक्ट होने वाले सभी के सभी फोर्सेस का वेक्टर सम मुझे जीरो करना है। तो देखिए हमें F की वैल्यू निकालनी है। आगे मैं बात करता हूं बॉडी की। सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हम बॉडी को। अब आप बताइए बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहला फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, परफेक्ट। और इस बॉडी को नीचे जाने से रोकने के लिए यहां पर आप जो ये सपोर्ट देख रहे हैं, इस सपोर्ट में मान लो डेवलप टेंशन की वैल्यू को मैं T मान लेता हूं। तो इस बॉडी की इक्विलिब्रियम के लिए ऑब्वियसली T एंड mg इक्वल होने चाहिए, मतलब मैं T को mg के इक्वल कर सकता हूं। डन। अब मैं बात करता हूं पुली की। इस इक्वेशन के लिए मैंने हेल्प ली बॉडी की, अब मैं मदद लेता हूं पुली की। अब पुली को लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। पुली पे अब डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो क्योंकि पुली ने इस बॉडी को अपवर्ड T अमाउंट का फोर्स दिया हुआ है, तो ये बॉडी भी इस पुली को T अमाउंट का फोर्स नीचे की तरफ देगी। तो ऑब्वियसली पुली पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो T के इक्वल है, जिसकी वैल्यू हम mg जानते हैं। अगेन अगर आपने इस स्ट्रिंग को F अमाउंट का फोर्स दे करके पकड़ा हुआ है, इसका यह मतलब है कि आपने इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट जो फोर्स का डेवलपमेंट किया होगा, जो टेंशन का डेवलपमेंट किया होगा, उसकी वैल्यू F बनी रहनी चाहिए। हमने ये बात कंक्लूड की थी कि अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग है, अगर एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट में डेवलप टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। और क्योंकि आपने F अमाउंट के फोर्स के साथ इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, इतना ही फोर्स पूरी की पूरी स्ट्रिंग में मेंटेन होगी, और यही फोर्स स्ट्रिंग के लेफ्ट वाले पार्ट में भी डेवलप होनी चाहिए। और इसीलिए इस पुली पे दोनों तरफ से F अमाउंट का फोर्स लग रहा है। तो नेट अपवर्ड फोर्स पुली के केस में यहां कितना दिखाई दे रहा है आपको? द आंसर विल बी 2F। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि पुली पे एक्ट होने वाले अपवर्ड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2F। तो पुली के इक्विलिब्रियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि 2F की वैल्यू डेफिनेटली T के इक्वल होनी चाहिए। तो F की वैल्यू हो जाएगी T/2 एंड T की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं mg। सो mg/2 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आपको यहां पे क्या एक बात समझनी है, क्या यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली वो ये है कि जो मेरी पुली है उस पे अपवर्ड फोर्स F नहीं होगा, उस पुली पे एक्ट होने वाली अपवर्ड फोर्स 2F होगी। और इस बात को यहां पर सबसे ज्यादा आपको गौर करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द पार्टिकल अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैं आपको काफी डिटेल में सवाल को समझाता हूं और बड़े आराम से समझाता हूं। आप एकदम शिद्दत के साथ इस सवाल के सॉल्यूशन को समझिएगा। हमको कह रहा है कि एक m मास के पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, तो ड्रॉप करने के दौरान जिस मोमेंट पे उस पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उस केस में स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी, हमें यह बात बतानी है। तो देखिए आपको एक बात यहां पे क्या याद रखनी है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक बॉडी के एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होती रही हो, बट उस बॉडी की स्पीड में तब भी इंक्रीमेंट हो सकता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, मैं ये कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, बट उस बॉडी की एक्सीलरेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है। एक्चुअली आप लोग कभी कभी स्पीड एंड एक्सीलरेशन को एक ही तरह की क्वांटिटी मान बैठते हो। आप जब विजुअलाइज करते हो सिचुएशन को, तब हम स्पीड एंड एक्सीलरेशन को जनरली एक ही तरह की क्वांटिटी मान लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों एंटायरली बहुत अलग अलग क्वांटिटीज हैं। एक्सीलरेशन वेलोसिटी के बदलाव को कहते हैं, और यहां पर एक्सीलरेशन कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का जो बदलाव है वो छोटा होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, बट बदलाव अभी भी मेंटेन्ड है। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रखता हूं जो आप समझिए। मान लेते हैं कि एक दुकानदार है और उसने मान लेते
आज के दिन में जो इनकम जनरेट की वो 1,000 रुपए है। मान लिया एक दुकानदार ने आज 1,000 रुपए की इनकम जनरेट की। अब अगले दिन जो उसकी इनकम हुई मान लेते हैं वो 800 रुपीज है। उसके अगले दिन जो उसकी इनकम होगी वो मान लेते हैं 600 रुपीज है। तब इस केस में उस आदमी की इनकम कम होती जा रही है, बट अगर मैं उसके वेल्थ की बात करूं तो उसका वेल्थ तो अभी भी बढ़ रहा है ना। आज की डेट में उसके पास जो भी वेल्थ था उसमें आज 1000 रुपीज ऐड होगा, कल फिर उसमें 800 रुपीज का एडिशन होगा, फिर उसके अगले दिन उसमें 600 रुपीज का एडिशन होगा। तो वेल्थ में ओवरऑल इंक्रीमेंट है, लेकिन यहां पर इनकम की बात करूं तो वो डिक्रीज हो रही है। तो इनकम डिक्रीज हो रही है बट वेल्थ अभी भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलर वे में आप ऐसा समझिए कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है 0 और उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लेते हैं 10। इसका यह मतलब है कि हर सेकेंड उस बॉडी की वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आएगा, है ना। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तब मैं कह सकता हूं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी फिलहाल 0 है और उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट आएगा? इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। बट मैं ये मान करके चलता हूं कि एक सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो एग्जैक्टली एक सेकेंड के बाद जो अब वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड से 8 ज्यादा होगी। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं जैसे 2 सेकेंड कंप्लीट हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एग्जैक्टली एक सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है उसमें अगेन 6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट आएगा। तब उस केस में थर्ड सेकेंड में देखा जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस 6 दैट इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड। एंड इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर सेकेंड आप देखिए वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? 0 से 10 हुई, 10 से 18 हुई, 18 से 24 हुई, मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है। बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? आप देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन छोटा होता जा रहा है। तो यही बात मैं आपको कंक्लूड कर रहा था कि बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है बट एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट हो। यह बात को आपको सबसे पहले समझे रहना है। अब मैं सवाल पे लौटता हूं। हुआ क्या होगा जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया, तब उसमें एकमात्र फोर्स थी ग्रेविटी की, और तो कोई फोर्स नहीं था जब तक वो इस सपोर्ट को टच ना करे या इस प्लेटफॉर्म को जब तक वो टच ना करे तब तक उस बॉडी पे ग्रेविटी के अलावा कोई भी दूसरी फोर्स नहीं है। अब क्योंकि एकमात्र फोर्स ग्रेविटेशनल है वहां पर, तब उसके डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रही होगी? दैट विल बी जी। और वो जी एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था। ठीक है, अब देखिए जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म को टच किया वहां पर एक और फोर्स के डेवलपमेंट की गुंजाइश हुई, और जैसे ही बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चालू किया तब हमारी स्प्रिंग में कंप्रेशन आना चालू हुआ, और जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट हुई स्प्रिंग में एक फोर्स का डेवलपमेंट हुआ जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और जैसे ही स्प्रिंग की लेंथ कम हुई वैसे स्प्रिंग एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देना चालू करेगी, और इस कारण से क्या होगा, उस बॉडी पे एक्ट होने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस स्प्रिंग फोर्स, जिसे मैं फिलहाल के लिए kx लिख सकता हूं, और यही उस बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। और नेट फोर्स को मैं हमेशा m इंटू ए लिख सकता हूं, है ना। तो इस प्लेटफॉर्म को टच करने के पहले उस बॉडी के पास एकमात्र फोर्स था mg और कोई फोर्स नहीं था, बट प्लेटफॉर्म को जैसे ही वो बॉडी कंप्रेस करना चालू की, स्प्रिंग में जैसे कंप्रेशन आना चालू हुआ, स्प्रिंग फोर्स kx का डेवलपमेंट होना चालू हुआ, और अब रिजल्टेंट फोर्स हो गई mg माइनस kx, एंड रिजल्टेंट फोर्स को मैं ma लिख सकता हूं। तो जैसे जैसे
x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता जाएगा kx भी बढ़ता जाएगा, और kx के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, ये कम 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 होती जाएगी। और क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी तो एक्सीलरेशन भी छोटा होता जाएगा। बट एक्सीलरेशन के छोटे होने से ये मतलब नहीं है कि स्पीड कम होने लगी, स्पीड अभी भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि बात मैंने पहले ही कंक्लूड की कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, स्टिल उसकी एक्सीलरेशन कम हो सकती है। तो होता क्या जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन आता जा रहा है, kx की वैल्यू में इंक्रीमेंट है बट रिजल्टेंट फोर्स छोटा हो रहा है, उससे a की वैल्यू छोटी हो रही है, और a की वैल्यू के छोटे होने के कारण वेलोसिटी के जो इंक्रीमेंट का रेट है वो कम हो रहा है, बट वेलोसिटी अभी भी बढ़ती बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। अब मेरा आपसे ये सवाल है, कब तक स्पीड में इंक्रीमेंट होता रहेगा? कब तक इस बॉडी की स्पीड में आप जो हमने ड्रॉप किया है उस पार्टिकल की स्पीड में आप इंक्रीमेंट देखते रहोगे? जब तक एक्सीलरेशन बना रहेगा, जब तक बॉडी एक्सीलरेट होती रहेगी। और अगर बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे रिजल्टेंट फोर्स है। लेकिन जैसे ही kx की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, इन दैट केस रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम जीरो, and resultant force will become zero, then acceleration will become zero, और बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। और जैसे ही बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, स्पीड में फर्दर इंक्रीमेंट आना बंद हो जाएगा। मतलब बॉडी या जो मेरी पार्टिकल है वो मैक्सिमम स्पीड को गेन कर चुकी होगी। और इसीलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं व्हेन a equals to zero, when a equals to zero, v is maximum। इस बात को हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं। और इसीलिए a जिस मोमेंट पे जीरो होगा उसी मोमेंट पे स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर मैं a की जगह जीरो पुट कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, mg माइनस kx इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg अपॉन k। मतलब इतना स्प्रिंग की लेंथ में डिक्रीमेंट आ चुका होगा। तब मुझे क्या पूछा है यहां पर कि स्प्रिंग की फाइनल लेंथ कितनी होगी जब बॉडी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगी। तो स्प्रिंग की जो शुरुआत में लेंथ थी वो कैपिटल एल थी, और कितना कंप्रेशन आ चुका है, दैट इज mg बाई k। तो स्प्रिंग की फाइनल लेंथ कितनी होनी चाहिए, द फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू कैपिटल एल माइनस mg बाई k। और यही इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। जब बॉडी अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगी तो बॉडी क्या रुक पाएगी, क्या नहीं, वो इनर्शिया के कारण अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगी। और जैसे ही बॉडी और नीचे की तरफ जाएगी, अब x के फर्दर और इंक्रीज होने के कारण kx बड़ा हो जाएगा mg से। और क्योंकि अब स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ बड़ा है और नीचे की तरफ ग्रेविटी स्मॉल हो चुकी है स्प्रिंग फोर्स के कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि अब नेट अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ है। और क्योंकि बॉडी अभी भी नीचे की तरफ जा रही है और एक्सीलरेशन बॉडी का ऊपर की तरफ बनने लगेगा, तो बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट आना चालू करेगा, एंड फाइनली बॉडी और फर्दर मूव करके अपने आप को रोक बैठेगी। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो मैक्सिमम स्पीड तभी होगा जब पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, जब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैं बिल्कुल इस बात को उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कई बढ़िया क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करके दिखाए। अगली क्लास में हम सीखेंगे अबाउट एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।